अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? बागो बहार। और ये एक दास्तान है जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन देहलवी। इसका हम लाइन वाइल एक्सप्लेनेशन एकदम बेहतरीन तरीके से करा चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर अभी तक आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास नहीं किए तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? बागो बहार। ये दरस नंबर 4 में, दरस नंबर 1 में था खाका जो नज़ीर अहमद की कहानी, और दरस नंबर 2 में 4 मजमून था जो आपको हम बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं। और दरस नंबर 3 में था इंशाइया क्या है, और दरस नंबर 4 में है दास्तान। दास्तान जो है ये आपका दरस नंबर 4 में है, और उसमें एक बागो बहार नाम का आपका चैप्टर है जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन देहलवी। इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करा चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए तो जाइए, हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप लोग आसानी से वहाँ से कर लीजिएगा। अगर आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता ही किताब से, और जब आप पूरा किताब एक एक लाइन पढ़ कर समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा। फिर भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए तो पहले ये क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप लोग हमारे चैनल में जाइए और देखिएगा किस तरह का हम आपका सीज़न चला रहे हैं। अगर आप लोग उसमें जुड़िएगा और आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा तो इंशाल्लाह हम आपका बहुत अच्छा तैयारी करा देंगे, आपको बेहतरीन तरीके से। आपका बुक जो होता है कहकशा बुक, उसका एक एक लाइन पढ़कर आपको समझाते हैं, उसके बाद उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके चैप्टर के साइड में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का भी हम पूरा सोल्यूशन कराते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है? बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो बागो बहार का ताल्लुक़ जो है वह किस सिनफ से है? तो ये एक दास्तान है, तो जवाब दास्तान से। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना है, ये बात तो आप जानते ही है। बहरहाल इस वीडियो में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधा आंसर लिखा रहेगा, आप लोग को याद करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। तो बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो बागो बहार जो है एक दास्तान है, किसकी तसनीफ़ है? तो मीर अमन देहलवी की है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, बागो बहार कहाँ लिखी गई है? तो बागो बहार जो है कहाँ लिखी गई है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की कहाँ है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में है। तो बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो कलकत्ता में है। अगला क्वेश्चन आपका है, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? बागो बहार जो आपका चैप्टर है वो किस किताब का, बागो बहार नाम का मतलब एक पूरा किताब है वो, और वो किस किताब का तर्जमा है? वही किताब का बस थोड़ा सा हम लोग के चैप्टर में दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। पूरा दास्तान नहीं पढ़ना है। जब पूरा दास्तान अगर आप लोग पढ़िएगा तो पता नहीं पूरा दिन भी ख़त्म हो जाएगा, फिर भी दास्तान ख़त्म नहीं होगा। इस तरह का दास्तान होता है। इस वीडियो में बस हम उसका थोड़ा सा जानेंगे। तो बागो बहार जो है वो किस किताब का तर्जमा है? तो किस्सा चहार व दरवेश का तर्जमा है। किस्सा चहार व दरवेश जो है फ़ारसी का एक किताब है, और इसका तर्जमा मीर अमन देहलवी ने बागो बहार नाम का किताब से उर्दू में किया है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? तो किस में टिक करना है? किस्सा चहार व दरवेश का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बागो बहार पर मुसन्निफ़ को कितने रुपये का इनाम मिला था? बागो बहार जो किताब है, किस्सा चहार व दरवेश का तर्जमा, उस पर मुसन्निफ़ जो मीर अमन देहलवी है उसको कितने रुपये का इनाम मिला था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 500 रुपये का इनाम मिला था, फोर्ट विलियम कॉलेज से ही मिला था। फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार नाम का किताब का तर्जमा किया गया था, और वो कॉलेज जो है फोर्ट विलियम कॉलेज, उसके तरफ से मीर अमन देहलवी को 500 रुपये इनाम मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बागो बहार की सन इशात बताइए। बागो बहार की सन इशात मतलब बागो बहार जो चैप्टर है उसका प्रकाशन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। बागो बहार नाम का जो किताब है उसका प्रकाशन, सन इशात मतलब उसका प्रकाशन वाला डेट क्या है? तो जवाब सन इशात 1804 ईस्वी है। बागो बहार की सन इशात क्या है? 1804 ईस्वी। याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो बागो बहार में जो है कितने दरवेशों के वाक़यात, दरवेशों मतलब होता है कितने किस्सों के वाक़यात बयान किया गया है। तो बागो बहार में 4 व दरवेश के वाक़यात को बयान किया गया है। कितने? 4 व दरवेश के किस्से बयान किया गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी, किताब तर्जमा की? मतलब किसकी ख्वाहिश थी कि बागो बहार जो है
हिस्सा 4 व दरवेश का तर्जमा किया जाए, वो किसकी ख्वाहिश थी? तो जान गलगरश्त की ख्वाहिश पर मीर अमन देहलवी ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की है। तो ये क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की है? तो किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन जो है बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा किया था? तो जान गलगरश्त की ख्वाहिश पर। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है? मतलब इस इक़्तिबास, ये जो बागो बहार आप लोग पढ़े हैं, उसमें किन किन मुल्कों का जिक्र है? तो चीन, माचीन का और हिंदुस्तान का। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपके बागो बहार में कितने मुल्कों का किस्सा बयान किया गया था? मात्र दो। कौन कौन? चीन, माचीन। एक का नाम है चीन माचीन और दूसरा है हिंदुस्तान। तो चीन माचीन का क्या था? चीन माचीन का वो शहजादा था, वो चीन माचीन का ही पूरा है। और हिंदुस्तानी अंधा फ़कीर एक रहता है हिंदुस्तान का, वो पूरा कहानी आप लोग को हम बता दिए पूरा बेहतरीन तरीके से। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए तो जाइए वो क्लास कर लीजिएगा, तो बहुत मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? शहजादे के वालिद जो है बादशाह, उसका और मुल्क सादिक के दरमियान का क्या रिश्ता था? तो जवाब दोस्ती का रिश्ता था। ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, बस आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा। अगर आप लोग ऑप्शन वाला भी ऑब्जेक्टिव वाला क्लास करना चाहते हैं तो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्ले लिस्ट बना है, उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या तो आपको हमारे चैनल में जाइए, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं। शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है? शहजादा जो है फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है? मतलब पूरा दास्तान जब हम लोग बता रहे थे तो आपको उस टाइम बहुत अच्छा तरीके से समझा दिए थे। शहजादा जो है मुबारक के साथ निकलता है उस लड़की की खोज के लिए, तो भटकता रहता है, रास्ता में एक फ़कीर मिलता है जो भूख से तड़पता रहता है, तो उसको 1 अशरफिया देता है। तो जवाब 1 अशरफिया। शहजादे जो है फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है? तो कितना? 1 अशरफिया। और ये फ़कीर कौन है? वही खूबसूरत लड़की की वालिद है, जिसका पूरा कहानी आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप लोग पूरा पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है, और आपके एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन चैप्टर आपको पढ़ना ही है। सवाल नंबर 12 है, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? अभी अभी आपको हम बताए हैं, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ जो है हिंदुस्तान से है। और अंधे फ़कीर आप लोग पूरा पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग करने वाले 2 नंबर वाला क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 में से 5 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। अगर आप लोग 5 क्वेश्चन बना देते हैं तो आपका 10 नंबर फिक्स हो जाता है। और आपको हम गारंटी दे रहे हैं, अगर आप मेरा क्लास करते हैं, हम रेगुलर आपको चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराते हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराते हैं, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव कराते हैं। अगर आप लोग पूरा क्लास कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो गारंटी है आप पूरा क्वेश्चन बना कर आइएगा और 100 में 90 प्लस ज़रूर लाइएगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी अभी हम लोग सफ़र शुरू किए हैं, आप लोग की मदद की ज़रूरत है। अगर आप लोग मदद करते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, मुबारक शहजादे को इसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? क्या कहा जा रहा है? मुबारक शहजादे को, मुबारक कौन है? तो बादशाह का नौकर है। और शहजादा कौन है? तो बादशाह अभी जो प्रेजेंट का बादशाह है उसका भतीजा है, और पहले जो बादशाह का भाई जो था उसका बेटा शहजादा है। पूरा दास्तान आपको बता चुके। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाइए, हम बार बार बोल रहे, देख लीजिएगा। शहजादे इसके चचा से, उसके चचा कौन है? वही शहजादे के चचा जो है उससे निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप लोग लाइन वाला एक्सप्लेनेशन किए होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस बात को लिखिए, आप खुद से भी लिख सकते हैं। मुबारक शहजादा, मुबारक कौन था? तो एक नौकर था। शहजादा कौन था? तो बादशाह का बेटा था। और बादशाह का बेवक्त इंतकाल हो जाता है जब शहजादे का उम्र बहुत कम रहता है, इसलिए शहजादा बादशाह जो है अपने भाई को तख्ती का सल्तनत बना दिया जाता है, और कहा जाता है जब मेरा बेटा इस लायक बन जाएगा तो आप इसको दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग पूरा कहानी पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा। जवाब, मुबारक शहजादे को इसके चचा से निजात दिलाने के लिए ये मशवरा देता है कि जिन्नों के बादशाह मुल्क सादिक के पास चलो, तुम्हारे वालिद मरहूम का दोस्त है।
इसके सामने तुम्हारे साथ तुम्हारे चचा के मजालिम को बयान करूँगा, मतलब जुल्म का जमा मजालिम होता है, जुल्म को बयान करूँगा। मुमकिन है कि वो तुम्हारे बाप की दोस्ती को याद करके एक 40वां बंदर जो बाकी बच गया था, एक 40वां बंदर जो है जो बाकी बच गया था तुझे दे दे और उसकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ में आ जाए। क्या कहा जा रहा है, मुबारक जो है शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मुबारक जो है शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए ये मशवरा देता है कि चलो एक जिन्नातों का बादशाह है उसके पास, मुल्क सादिक है, और वहाँ जाएंगे वो तुम्हारे वालिद के बहुत अच्छा दोस्त है। अगर हम उसके पास जाएंगे और तुम्हारे चचा का पूरा कहानी बताएंगे, पूरा जुल्म बताएंगे, तो वो ज़रूर तुम्हें 40वां बंदर दे देगा और तुम्हारी बाप की दोस्ती को याद करके वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा और तेरा मुल्क जो है तेरे हाथ में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ें खरीदी है। सफ़र पर रवाना मतलब जब मुबारक जो है शहजादा को लेते हैं और सफ़र की ओर रवाना होते हैं, मतलब निकल जाते हैं, उस वक्त मुबारक जो है बाज़ार से कौन कौन सी चीज़ें खरीदी थी वो भी आपके किताब में दिया हुआ, इसलिए आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से। तो जवाब, सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से अतर, नजूर और जो कुछ मुल्क सादिक के यहाँ ले जाने की खातिर मुनासिब समझा खरीद लिया। क्या कहा जा रहा है, जब सफ़र पर रवाना हो रहे थे तो मुबारक जो है बाज़ार से क्या क्या खरीद लिया। अतर, नजूर और जो कुछ मुल्क सादिक के यहाँ ले जाने के लिए मुनासिब वो समझा, वो सब चीज़ खरीद लिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी। एक सुलेमानी सुरमा है, इसकी खूबी क्या है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको तो पता ही होगा। बहुत ही इंटरेस्ट चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो बार बार हम बोल रहे हैं, हमारे चैनल पे जाइए, पढ़ लीजिएगा तो 100% आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो जवाब, सुलेमानी सुरमे की खूबी ये थी कि जब कोई आदमी उस सुरमे को अपने आँखों में एक दो सिलाई में लगाता था कि इसको जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी, जिसमें जिन्नातों और उनके सारे लवाजमात सामने होते थे। यहाँ तक कि जिन्नात मुहतरक और सरगर्म नज़र आते थे। सुरमा लगाने वाला उन जिन्नातों से गुफ्तगू भी कर सकता था। क्या कहा जा रहा है, सुलेमानी सुरमा जो है उसकी क्या खूबी है। तो सुलेमानी सुरमा एक सुरमा है जिसको अगर कोई आदमी आँख में लगा लेता था तो उसको जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगता है। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कौन सा सुरमा लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आती है। तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा सुलेमानी सुरमा, तो आप लोग को उसमें टिक करना है। तो सुलेमानी सुरमा का अगर कोई एक दो सिलाई अपने आँख में लगा लेता है तो उसको क्या नज़र आने लगता है, जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती है और वो जिन्नातों से बातचीत भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, मुबारक मुल्क सादिक से, एक मिनट रुक जाइए, क्या सवाल है, मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया। मुबारक जो है मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया। तो उसका मकसद ही था जिस शहजादे को उसका हुकूमत उसको मिल जाए। तो आगे आप लोग देख लीजिए किस तरह से आपका आंसर दिया हुआ है। जवाब, मुबारक मलिक सादिक से मिलने इस मकसद से गया था कि शहजादे को उसके चचा के जुल्म से निजात दिलाए। पहली बात तो ये है कि शहजादे के चचा ने उसके बाप का मुल्क हड़प लिया था और उसकी जान मारना चाहता था। शहजादे की जान बचाने और उसका बाप का गसब क्या हुआ मुल्क उसे वापस दिलाने के लिए गया था। मतलब मुबारक जो है मुल्क सादिक के पास किस मकसद से गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुबारक जो है मुल्क सादिक को शहजादे के शहजादा को ले जाता है क्योंकि उसका चचा जो उसके पर जुल्म करता है उसको पूरा बताने के लिए, और मुल्क सादिक जो होता है वो इस शहजादे के वालिद का दोस्त होता है। तो उसको पता होता है जो वो उसकी बाप की दोस्ती याद कर उसको उसका मुल्क वापस करवा देगा। उसका बाप का जो मुल्क है वो उसका चचा जो हड़प लिया था उसको वापस करा दिया और इसकी जान मारना चाहता था। तो शहजादे ने जान बचाने और उसके बाप का गुस्सा, मतलब शहजादा जो है शहजादे की जान बचाने और उसकी बाप का गज़ब, मतलब उसके बाप का जो हड़प लिया था माल उसको लौटाने के लिए ही मुबारक ले जाता है मुल्क सादिक के पास। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुक दिए। तो सवाल नंबर 5 आपका है, शहजादे फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था। देखिए चैप्टर जो आपका ख़त्म होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, मतलब जहाँ पे आप लोग ख़त्म वाला एंड वाला पढ़े होंगे चैप्टर वहीं से ये क्वेश्चन बन रहा है। शहजादे जो है फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया।
तो पूरा दास्तान आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, या तो अभी हम आपको 10 नंबर वाला क्वेश्चन कराएंगे, उसमें पूरा दास्तान अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पूरा दास्तान ही आपको समझ में आ जाएगा क्या आपका चैप्टर है। तो पहले ये क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं, फिर आपका 10 नंबर वाला भी क्वेश्चन कराना है, इसलिए ज़्यादा लेट हो जाएगा। जवाब: शहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया कि एक तो वह लड़की नहायत हसीन व जमील थी, दूसरी बात यह कि वही लड़की थी जिसकी तलाश में मुल्क सादिक ने उसे भेजा था। जब उसने मुल्क सादिक की दी हुई तस्वीर को हाथ में लेकर उस लड़की से मिलाया तो वही लड़की थी जिसकी तलाश में वह 7 साल से घूम रहा था, भटक रहा था। मतलब क्या कहा जा रहा है, जब उसने मुल्क मालिक सादिक की दी हुई तस्वीर को हाथ में लेकर उस लड़की से मिलाया तो वही लड़की की तस्वीर थी जिसकी तलाश में वह कितने साल से 7 साल से दर खाक छान रहा था, मतलब पूरा छान रहा था। चुनांचे इसके हसीन व जमाल को देखकर शहजादे बेहोश हो गया। मतलब क्या है, शहजादा जो फ़कीर की बेटी को देखता है तो वो बेहोश क्यों हो जाता है? तो एक तो पहली बात बेहोश होने का कारण है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी उसको देखकर, और दूसरी बात ये कि शहजादे को जो मुल्क सादिक तस्वीर दी थी एक लड़की को ढूंढने के लिए, ये वही लड़की की तस्वीर थी, इसलिए शहजादे लड़की को देखकर बेहोश हो जाता है। और वो कितने साल से ढूंढ रहा था? तो 7 साल से ढूंढ रहा था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मुल्क सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी? तो मुल्क सादिक के पास जो शहजादा और मुबारक जाता है मदद के लिए, तो मुल्क सादिक ने उनकी मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी? मुल्क सादिक ने बोला था मेरा एक शर्त है, अगर वो पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हारा मदद ज़रूर करूँगा। तो जवाब: मुल्क सादिक ने शहजादे की मदद के लिए ये शर्त रखी कि मेरा भी एक काम है। मुल्क सादिक जो है शहजादे की मदद के लिए ये शर्त रखी थी कि मेरा भी एक काम है, अगर मेरा काम कर दिया तू और इसमें ज़र्रा बराबर भी खयानत नहीं किया तो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। इसके लिए उसने एक लड़की की तस्वीर शहजादे को दे दी और कहा कि इस तस्वीर की लड़की को ख्वाह जहाँ से भी हो तलाश कर लाओ, तब हमारी तरह से हर तरह की मदद करूंगा। मतलब क्या कहा जा रहा है, मुल्क सादिक के पास जब शहजादा जाता है मदद के लिए तो मुल्क सादिक उसको बोलता है मेरा भी एक काम है, अगर वो काम तुम कर दोगे और एक ज़रा भी मतलब ज़र्रा बराबर भी ख़यानत नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा। तो वो शर्त क्या था, उसमें एक लड़की की तस्वीर शहजादे को दिया और कहा कि इस लड़की की तस्वीर मतलब देखो और इस लड़की को जहाँ से भी हो पूरी दुनिया में कहीं से भी हो तलाश कर लाओ, और जब तुम ये काम कर लेते हो तब भी मैं तुम्हारा मदद करूँगा। तो मुल्क सादिक मान जाता है और भटकते भटकते पूरे 7 साल भटकता है। उसके बाद वो लड़की मिलती है जिसको पहली बार देखकर शहजादा जो है बेहोश हो जाता है। ये टोटल 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो अभी हम आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन कराएंगे। उसमें आपको देखिएगा लाइन पढ़ते हुआ पूरा चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा, इसलिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कीजिए। मेरा नंबर है 9835659211। इस पर आप लोग मैसेज कीजिए सर मुझे PDF चाहिए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे जिसको आप पढ़कर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। होगा क्या, आप एक बार क्लास कर लीजिएगा, अगर पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको रिवीजन करना हो तो PDF निकालिए मोबाइल में, खुद से चलते फिरते पढ़ते रहिए। क्या दिक्कत है, आपके एग्ज़ाम में 100% बहुत अच्छा नंबर आएगा अगर आप मेरा बात मानते हैं तो चलिए सवाल नंबर 7 क्या है, मुल्क सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की थी? मुल्क सादिक जो है शहजादे को किस बात की ताकीद की? देखिए ये वाला भी क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ेंगे, आप लोग को पूरा समझ में आ गया क्योंकि हम पूरा दास्तान आपको सुना चुके हैं। जवाब: मुल्क सादिक ने शहजादे को इस बात की ताकीद की थी कि मेरे काम नहायत होशियारी और अमानतदारी से करेगा। मतलब मुल्क सादिक जो है शहजादे को इस बात का ताकीद करता है कि मेरा काम जो है होशियारी और अमानतदारी से करेगा, चूँकि तू अभी तो खैज़ लड़का है, चूँकि तू तो अभी लड़का है इसलिए तुझे बार बार ताकीद करता हूँ जज्बात में आकर कोई ख़यानत ना करना, और वरना तू आफत में पड़ जाएगा और तुझे मेरी मदद की बजाय बहुत परेशानियां उठानी पड़ेगी। मतलब मुल्क सादिक जो है वो मुबारक को क्या ताकीद कहता है, जो मेरा काम जो है बहुत होशियारी और अमानतदारी से करना, क्योंकि तुम अभी लड़का हो और लड़का में जोश में जज्बात में आकर कोई ख़यानत ना करना, वरना तुम जो है बहुत बड़े आफत में पड़ जाओगे और मदद के बजाय बहुत बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ेगी।
उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सके तो आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अभी हम बैच स्टार्ट किए। अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो 100% आप भी बहुत आगे अच्छा तरीके से तैयारी कर लीजिएगा और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। तो आप लोग कीजिएगा ना। हाँ, तो सवाल नंबर 8 क्या है? फ़कीर ने अशरफ़ी लेकर शहज़ादे से क्या कहा? फ़कीर जो है अशरफ़ी लेकर, मतलब शहज़ादा जो है फ़कीर को एक अशरफ़ी देता है और वो फ़कीर एक अशरफ़ी लेकर शहज़ादे से क्या कहता है? 1 मिनट रुक जाइए, अज़ान हो रहा है। अज़ान के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अज़ान हो जो गया है, अब हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, सवाल क्या था आपका? फ़कीर ने अशरफ़िया लेकर शहज़ादे से क्या कहा? तो सवाल आप लोग समझ गए, तो जवाब आप लोग को पता ही होगा। फ़कीर जो है शहज़ादे से एक अशरफ़िया लेकर उसको बहुत ज़्यादा दुआ देता है। तो चलिए, सवाल किस तरह लिखना है आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा, तो वो भी समझते हैं। फ़कीर ने अशरफ़ी लेकर शहज़ादे से कहा, ए दाता। दाता मतलब क्या होता है? देने वाला। फ़कीर जो है अशरफ़ी लेकर शहज़ादे से कहा, ए दाता, यानी कि ए देने वाला, तेरा भला करे नौशाद, तू शाद मुसाफिर है। तू जो है शाद मुसाफिर है, इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है। तू जो है शाद एक मुसाफिर है, तू इस मुल्क का बाशिंदा यानी कि रहने वाला नहीं है। किसी ने मुझे एक कोरी या एक लुक़मा भी नहीं दिया। इस तरह फ़कीर ने शहज़ादे को बहुत सी दुआएं दे डाली। मतलब फ़कीर जो है एक अशरफ़िया लेकर फ़कीर को बहुत सारे दुआ दी, जो तू इस मुसाफिर है, तू इस मुल्क का बाशिंदा यानी कि रहने वाला नहीं है, खुदा तेरा भला करे, बहुत सारा दुआ देकर उसको। उसके बाद फ़कीर के पीछे पीछे शहज़ादा पीछा करते चला जाता है। पूरा दास्तान आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। अब चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों थी? पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत मतलब क्यों थी? तो फ़कीर की बेटी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। देखिए किस तरह लिखना आपको। पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत इसलिए हो गई कि गरचे वह फ़कीर की बेटी थी, मतलब गरचे फ़कीर की बेटी थी लेकिन खूबसूरत भी थी, कि हसीन व जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी। इसके अलावा नहायत ज़ी शऊर और सलीक़ामंद थी। इस तरह इसके हुस्न व जमाल की शोहरत रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में फैल गया। मतलब फ़कीर की बेटी की शोहरत जो है पूरे मुल्कों में क्यों थी? ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर पूछ दिया जाएगा तो इस तरह आप लोग को लिखना है। पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत इसलिए थी कि वह गरचे फ़कीर की बेटी थी लेकिन इस कदर खूबसूरत थी। फ़कीर की बेटी थी और इतना खूबसूरत थी कि उसके हुस्न व जमाल में अपना सानी रखने वाला, मतलब उसके जैसा कोई और नहीं थी। इसके अलावा वह नहायत जी शऊर और सलीक़ेमंद थी। इसके अलावा वह बहुत ज़्यादा अक्लमंद, समझदार और सलीक़ेमंद थी। इस तरह इसके हुस्न व जमाल की शोहरत रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में फैल गया। ये आप लोग का 2 नंबर वाला सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपका है 5 नंबर वाला सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो मात्र आपको कितना बनाना होता है? 5 क्वेश्चन बनाना होता है और ज़्यादातर तो 15-20 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर का ही बनाना होता है। अगर आप लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा करते हैं तो आप लोग का 15-20 नंबर का तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी कीजिएगा। तो देखिए इस पूरा दास्तान तो आप लोग समझ गए। अभी हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसी में आप लोग को समझ में आ जाएगा और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वहाँ पर आपको हम बताते चलेंगे। तो सवाल नंबर 1 क्या है? शहज़ादे के सफ़र का हाल अपनी ज़बान में लिखिए। शहज़ादे का सफ़र का हाल जो है अपनी ज़बान में लिखिए। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, पूरा कहानी तो आपको बता ही दी है। एक बार पढ़ लीजिए किस तरह आपको लिखना है, उसके बाद आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। तो जवाब, शहज़ादा चीन के एक बादशाह का बेटा है। शहज़ादा जो है कहाँ का? चीन के एक बादशाह का बेटा है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये शहज़ादे कहाँ का था, तो चीन का था, याद रखना है। बादशाह बेवक्त इंतकाल हो गया। बादशाह का जो है बेवक्त इंतकाल हो जाता है और शहज़ादा बेयारू मददगार रह जाता है। मतलब शहज़ादा जो है मददगार, उसका कोई मदद करने वाला नहीं रहता। शहज़ादा के चचा उसके बाप की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेते हैं। शहज़ादा का जो चचा होता है उसकी बाप की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेते हैं और किसी तरह शहज़ादे को मार डालने की तदबीर करता है। तदबीर मतलब प्लानिंग करता है। मुबारक जो उसके बाप का पुराना नमकख्वार था, मुबारक जो है उसके बाप का पुराना नौकर था, वह शहज़ादे की मदद के लिए उठ खड़ा होता है और जिन्नातों के बादशाह मलिक सादिक के पास शहज़ादा को ले जाता है। मुबारक कौन था?
तो उसके बाप का पुराना नौकर था, अभी उसके चचा के पास ही नौकरी करता है। वो मुबारक के लिए उठ खड़ा होता है और जिन्नातों के बादशाह मुल्क सादिक के पास शहजादा को ले जाता है। मुल्क सादिक शहजादे को वालिद का दोस्त था। मुल्क सादिक जो है उसको शहजादे के वालिद से क्या रिश्ता था, तो दोस्ती का। इससे तवक्का थी कि शायद वह शहजादा की कुछ मदद करेगी, मतलब इससे ये उम्मीद थी कि शायद शहजादे की मदद ज़रूर करेगी मुल्क सादिक। एक महीने तवील सफ़र, मतलब 1 महीने के लंबे सफ़र के बाद मुबारक शहजादे को साथ लेकर मुल्क सादिक के दरबार में पहुंचकर मुल्क सादिक से शहजादे का तारुफ़ कराता है। मतलब मुबारक जो है मुल्क सादिक के पास 1 महीना का सफ़र करने के बाद पहुंचता है। उसके बाद उसके दरबार में जाकर शहजादे का तारुफ़ कराता है। ये शहजादा है, ये आपके दोस्त का भाई है, जो फलाना चिलाना। मुल्क सादिक जो है शहजादे की मदद के लिए तैयार हो जाता है। मुल्क सादिक जो है शहजादे की मदद के लिए मान जाता है, लेकिन फिर भी उसे एक माशूका की तलाश है। लेकिन मुल्क सादिक को जो है एक माशूका की तलाश है, एक लड़की की तलाश है, जिसकी तस्वीर वो शहजादे को दे देता है और तलाश के लिए कहता है, लेकिन बार बार शहजादे को माशूक को देखकर ख़यानत ना करने की ताकीद करता है। लेकिन क्या है, बार बार शहजादे को तस्वीर दिखाकर माशूक के और ख़यानत की तलक़ीद करता है, जो मतलब ऐसा ना ख़यानत कर दो। वह माशूका मुल्क सादिक की अमानत थी। वो माशूका क्या थी? मुल्क सादिक की अमानत थी। 7 सालों तक जंगलों और आबादियों की खाक छानने और तवील तलाश, यानी कि लंबे तलाश के बाद शहजादे आखिरकार वह माशूका मिल जाती है। शहजादे को आखिरकार वो माशूका मिल जाती है। वो माशूका कौन थी? तो वही फ़कीर के बेटी थी, अंधे फ़कीर की। इस हसीन व जमील माशूका को देखकर शहजादा अपना होश हवास खो बैठता है, लेकिन जब मुबारक की कोशिशों से अपने होश व हवास में वापस आता है, मतलब इस माशूका की हसीन व जमील का जब आमना सामना होता है, तो मुबारक अपना होश खो देता और बेहोश हो जाता है। लेकिन मुबारक की कोशिशों की वजह से वो होश और हवास में वापस आता है और वह माशूका और उसके फ़कीर बाप के सामने मुल्क सादिक का तज़किरा नहीं करता है। और जब वो होश में आता है तो माशूका यानी कि उस लड़की और मुल्क सादिक के पास भी उस फ़कीर के बाप जो है, उस लड़की का बाप फ़कीर बाप, उसके सामने मुल्क सादिक का तज़किरा नहीं करता है कि मुल्क सादिक ने हमें भेजा है। नाबीना फ़कीर यानी कि अंधा फ़कीर भी अपनी बेटी की कहानी अलग से बयान करता है। अंधा फ़कीर जो होता है वो भी अपनी बेटी की कहानी बयान करने लगता है कि हम बहुत अमीर थे, हमारा घर बहुत अच्छा था। एक बार होता है कि मतलब एक शहजादे को पसंद आ जाता है मेरा बेटी, वो कहता है कि हम उसी से शादी करेंगे। एक दिन मतलब ये होता है कि धूमधाम से बाराती की तैयारी होने लगती है। बस यहीं पर आपका पूरा दास्तान ख़त्म हो जाता है। दास्तान नहीं ख़त्म होता है, मतलब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दास्तान तो आप लोग का अगर इतना है कि आप लोग पढ़िएगा तो पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो नाबीना फ़कीर जो है वो भी अपनी बेटी की कहानी अलग से बयान करता है और कहता है कि इस मुल्क के शहजादा भी इसकी बेटी की हस्न व जमाल की शोहरत सुनकर फरेफ्ता हो गया। तो वही बात जो अभी हम आपको बताए और शादी की पेशकश कर दी। इस तरह दोनों तरफ से शादी की तैयारी होने लगी। मुख्तसर ये कि शहजादा तवील सफ़र करने के बाद अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है। मुख्तसर मतलब सब बात को छोड़कर शॉर्टकट में आते हैं। शहजादा तवील लंबे सफ़र के बाद अपने मंजिल की मकसूद पहुंच जाता है और उसको मुल्क सादिक की गुमशुदा महबूबा हासिल हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बस वही है। अगर आप लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं तो वही क्वेश्चन है, कैसे भी पूछे। बस 5 नंबर में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, और 2 नंबर में पूछा जाएगा तो शॉर्टकट में लिखना है। तो सवाल नंबर 2 क्या है? मुबारक ने शहजादे के लिए कौन सी खिदमत अंजाम दिया? मुबारक जो है शहजादे के लिए कौन सी खिदमत अंजाम दिया, ये पूरा आप लोग सुन लीजिएगा तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। मुबारक जो है कौन है? तो उसके शहजादा के बाप का पुराना नौकर, जो अब उसके चचा के दरबार में नौकरी करता था। और उसने शहजादे के लिए कौन सी खिदमत अंजाम दिया? तो वही खिदमत ना, मुबारक को लेकर, शहजादे को लेकर वो मुल्क सादिक के पास जाता है और उसको पूरा उसका बताता है वाक़या। उसके बाद वो उसके साथ पूरा ढूंढता है। वही बात है, आप लोग पूरा पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जवाब: मुबारक ने शहजादे के लिए गैर मामूली खिदमत अंजाम दिए। मुबारक जो है शहजादे के लिए गैर मामूली, मतलब उतना कोई मामूली खिदमत अंजाम नहीं दिए थे, गैर मामूली खिदमत थे वो। शहजादे के वालिद जब बादशाह हुआ करते थे, शहजादे के वालिद जो है जब बादशाह हुआ करते थे, तो इस वक्त से मुबारक शहजादे के बाप का वफ़ादार खादिम था। शहजादे का बाप जब बादशाह हुआ करते थे तब से ही मुबारक उसके बाप का वफ़ादार खादिम था।
जब शहजादे के बाप का इंतकाल हो गया और उसके चचा ने बाप की मुल्क को गज़ब कर लिया, मतलब कब्ज़ा कर लिया, करके बादशाह बन बैठा, मतलब उसके बाप का बेवक्त मौत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है शहजादे के बाप का, तो उसका चचा जो है उसका पूरा कब्ज़ा करके बादशाह बन बैठता है और शहजादे को रास्ते से हटाने यानी मार डालने की फ़िक्र करने लगता है और शहजादे को मार डालने का सोचने लगता है। शहजादे इस साजिश से बिल्कुल बेखबर था, शहजादे को टोटल ये सब साजिश से बिल्कुल बेखबर था। लेकिन मुबारक बाज़ाहिर तो इसके चचा के दरबार में मुलाजिम था, मुबारक जो है वो उसके चचा के दरबार में भी नौकर था। लेकिन शहजादे के बाप के नमक ख्वार होने का, मतलब नमक खाने की वजह से शहजादे से गहरी हमदर्दी रखता था। शहजादे का बाप का नमक खाया था मुबारक, तो नमक हरामी नहीं किया वो, इसलिए शहजादे से गहरी हमदर्दी रखता था। इसको शहजादे के ख़िलाफ़ साजिश का इल्म हो गया, मतलब उसको शहजादे के ख़िलाफ़ जो साजिश चल रही थी उसका जानकारी हो गया था, क्योंकि शहजादे के चचा के दरबार में भी अपना असर रसूख बना लिया था। चुनांचे बादशाह ने मुबारक से ही शहजादे को ठिकाना लगाने का, कत्ल कर देने का मशवरा किया। मतलब फिर क्या है, बादशाह जो है मुबारक से ही, बादशाह जो मतलब उसके चचा जो बादशाह है वो मुबारक से ही शहजादे को ठिकाना लगाने या कत्ल कर देने का मशवरा किया। तो फिर मुबारक क्या कहते हैं, उसने नहायत होशियारी से बज़ाहिर हमदर्द बनकर, उसने बहुत ही समझदारी के साथ, बज़ाहिर मतलब ये नहीं कि हमदर्द बनकर, बहुत समझदार के साथ बादशाह का मशवरा दिया कि शहजादे को ऐसे कत्ल करने में बदनामी का ख़तरा है। मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से बादशाह का हमदर्दी बनकर वो मशवरा देता है कि शहजादे को अगर ऐसे कत्ल करेंगे तो उसमें आपका बदनामी होगा, इसलिए मैं शिकार के बहाने जंगल में ले जाता हूँ, इसलिए मैं शिकार के बहाने इसे जंगल में ले जाता हूँ, वहीं उसे ठिकाना लगा दूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बादशाह को ये मशवरा पसंद आया और उसने मुबारक को इस तदबीर पर अमल करने की इजाज़त दे दी। चुनांचे मुबारक शहजादे को इसी बहाने दरबार से निकाल कर ले गया। बादशाह तो ये समझ रहा था कि उसके रास्ते का कांटा निकल गया। बादशाह क्या समझ रहा था, उसके रास्ते का कांटा निकल गया, अब इसको जंगल में ले जाकर कहीं ठिकाना लगा देगा। लेकिन हकीकत में मुबारक शहजादे को जान बचाने के लिए ले गया था। लेकिन हकीकत क्या था, मुबारक जो है शहजादे की जान बचाने के लिए वहाँ से ले गया था। मुबारक ने शहजादे को तमाम साजिशों से आगाही की, मतलब मुबारक जो है शहजादे को पूरा बात बताया और मशवरा दिया कि अब जान बचाने की एक ही सूरत है। पूरा बात जो हो रहा था उसके ख़िलाफ़ और वो अनजान था शहजादा, उसको पूरा बात बताया और एक बोला मशवरा दिया कि अब जान बचाने की बस एक ही सूरत है, जिन्नातों के बादशाह मुल्क के सादिक के पास चला जाए, क्योंकि वह शहजादे के वालिद का पुराना दोस्त था, हो सकता है दोस्ती की लिहाज करते हुए तुम्हारी कोई मदद करे। शहजादे ने मुबारक के मशवरा पर तस्लीम खम कर दिया और सफ़र के लिए तैयार हो गया। मुख्तसर ये कि मुबारक की वजह से न सिर्फ ये कि शहजादे की जान बच गई बल्कि इसका खोया हुआ मुल्क भी वापस मिल गया। क्या कहा जा रहा है, मुख्तसर ये है कि मुबारक की वजह से न सिर्फ शहजादे की जान बची थी बल्कि इसका खोया हुआ मुल्क जो है वो भी उसे वापस हो गया। मतलब वो मुल्क सादिक के पास जाता है, वो भी मदद करता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, मीर अमन को बागो बहार पर क्यों इनाम मिला था। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ लेते हैं तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है और सब्जेक्टिव भी क्लियर होता रहता है। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आज का क्लास यहीं पर ब्रेक करते हैं। 32 मिनट हो चुका। पार्ट 1 इसका है, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मीर अमन को बागो बहार पर क्यों इनाम मिला था। तो मीर अमन को ये पूरा समझेंगे हम अगले वीडियो में। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो देखिए हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। बस आपको करना क्या है, एक लाइक का बटन दबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है, आप भी मेरे लिए कुछ करिए। तो अगला ये क्वेश्चन जो है पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, क्योंकि पूरा अगर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। अगर आप लोग का इसका क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगला क्लास हम ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।